दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज दोस्तों हम हिंदी भाषा का सॉल्व पेपर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और इसमें हम पेडागोजी के 15 प्रश्न करेंगे। 15 प्रश्न आपके अपठित गद्यांश के करेंगे, जो आपकी चयन परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। ये आपके 20 से 25 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ग्रामर पोर्शन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अपठित गद्यांश को कैसे हल करना ये भी हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रश्न हमारा पूछा गया कि मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित कौन सा विकल्प नहीं है। और आपको होता है नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न जो है इस बार से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनको कैसे हमें समझना है ये भी हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं, सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स? मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित कौन सा विकल्प नहीं है? मातृभाषा बालकों के ज्ञान का विकास एवं चिंतन का साधन है। मातृभाषा विचार विनिमय का साधन है। मातृभाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, या मातृभाषा प्रगति पथ की बाधक है। अब सभी लोग जानते हैं कि मातृभाषा से उपयोगिता से विकल्प नहीं होगा। तो मेरे प्यारे मित्र शिक्षा बंधु, सभी लोग जानते हैं कि मातृभाषा बालकों के ज्ञान के विकास में चिंतन के एक साधन होता है। पॉजिटिव प्रश्न हो जाता है। मातृभाषा विचार विनिमय का साधन है, बिल्कुल सही दिया गया है। मातृभाषा से हम विचार विनिमय कर सकते हैं, एक दूसरे से विचार, भाषा, ठीक है, क्या बोला जाता है, भाषा को बोलना जैसे होता है, विचार विनिमय। तो अपने विचार को विनिमय करना मतलब एक दूसरे से शेयर करना, चर्चा करना, ठीक है। फिर अगला हो गया मातृभाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम होता है। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम मातृभाषा ही होता है। अगर आप जब शिक्षक बनेंगे, नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आप लोगों को सर्वप्रथम क्या, बच्चों को उनके मातृभाषा में ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे मातृभाषा में अच्छी तरीके से समझते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मातृभाषा प्रगति पथ का बाधक, तो ये गलत होगा, ये आपका निगेटिव होगा। ये मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित कथन नहीं होगा। तो सभी लोग समझ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। हर एक ऑप्शंस को समझिए, हर एक जो आपके विकल्प दिए गए हैं सभी विकल्पों को समझना है, ठीक है, तभी जाके एग्जाम को फतेह कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि जब किसी ज्ञान को सतत जीवंत रखना होता है। प्रश्न कह रहा है जब किसी ज्ञान को हमें सतत एवं जीवंत रखना होता है, सतत मतलब लगातार, जीवंत मतलब जीवित रहना, तो वहाँ किस प्रकार के भाषा कौशल का योगदान होता है। देखिए, जब किसी ज्ञान को सतत और जीवंत रखना होता है तो वहाँ पर जो भाषा कौशल का योगदान होगा, क्या वह प्राथमिक अव्यंजना कौशल होगी, द्वितीयक अव्यंजना कौशल होगी, प्राथमिक ग्राह्य कौशल, या द्वितीयक ग्राह्य कौशल होगी। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा, द्वितीयक अभिव्यंजना कौशल। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया गया है, द्वितीयक अभिव्यंजना कौशल। इसलिए यह प्रश्न दिया गया कि जब किसी ज्ञान को सतत रखना है, जीवंत भी रखना है, किस प्रकार के भाषा कौशल के सतत और जीवंत रखने के लिए द्वितीयक अभिव्यंजना कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। सभी लोग समझ गए कि जब किसी ज्ञान को सतत व जीवंत रखना होता है तो किस प्रकार के भाषा कौशल का योगदान होता है। अगर यह फिर से रिपीट प्रश्न होता है तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, तो सभी लोग जानते हैं 4 प्रकार के कौशल होते हैं हमारे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और ये कौशल भाषा को समझने के, अव्यक्त देने और संचार करने में मदद करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, जिससे यह जीवित और गतिशील बनी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण द्वितीयक अभिव्यंजना कौशल, ठीक है। द्वितीयक में क्या होता है, वाचन पढ़ना आता है, सुनना पहले क्या आएगा, सुनना बोलना आता है द्वितीयक में, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, पढ़ना आता है। तो किसी को ज्ञान को अगर सतत करना, जीवंत रखना है तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने की क्षमता भाषा को समझने और आपकी जानकारी प्राप्त करने के एक महत्वपूर्ण साधन होती है, और यह हमें लिखित सामग्री को समझने और नए ज्ञान तक पहुंचने में हमारी मदद करती है। तो जब मदद करती है मतलब सतत और जीवंत रखना, मतलब द्वितीयक अभिव्यंजना कौशल अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। साथियों समझ के जाइएगा, ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे समय आपको मिल रहा है, एग्जाम में समय नहीं मिलने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए, परिशिष्ट होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, प्रस्तावना होना चाहिए, पाठ का सार होना चाहिए।
देखिए प्रारंभ में मतलब प्रत्येक पाठ में प्रारंभ में होना, प्रारंभ होने का अर्थ क्या होता है, शुरू में होना चाहिए, आरंभ में होना चाहिए, स्टार्टिंग में होना चाहिए। यह किसी कार्य या प्रतिक्रिया घटना से शुरू होने की बात कर रहा है। मतलब शुरू में क्या होता है, इंट्रोडक्शन, अर्थात आपने प्रस्तावना पढ़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में हमें एक विस्तृत योजना बनाने की आवश्यकता होती है। इन द बिगिनिंग वी नीड टू मेक अ डिटेल्ड प्लान। और प्रारंभ में उससे थोड़ा समय भी लगता है। और प्रारंभ में उसे क्या करना चाहिए, तो मतलब हमें प्रस्तावना, पाठ का सार अंत में होता है। इन चीज़ों को समझना, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, लेकिन यही एग्जाम हाल में आता तो हमें क्या कठिनता महसूस होती है अपने आप को, जो थोड़ी एक प्रेशर अलग ही होता है एग्जाम का, कोई भी हो। अगला प्रश्न देखिएगा, वचनामृत में समास पूछा गया है। क्या पूछा गया है, वचनामृत में समास क्या होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या आपका द्विगु समास हो जाएगा। सभी लोग बताइए फटाफट। सभी के लिए समय दिया गया है और इस समय के अंदर ही आप सभी को जो है कमेंट करके हमें बताना है। कर्मधारय, तत्पुरुष, चारों समास इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये बता देता हूँ आपके, ये नवंबर में 2024 में वर्ग 3 में आया। इसके साथ ये प्रश्न बता देता हूँ कहाँ आया हुआ है, यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ था 2018 में। अब से कितना वर्ग 3 का कितना लेवल होता है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती तैयारी करना मतलब नाको चने चबाना है, और नाको चने चबाने को सरलता करना है तो क्लास लेना पड़ेगा। वचनामृत में समास कैसा होता है, वचन रूपी अमृत। क्या हो जाएगा, वचन रूपी अमृत। तो वचन रूपी मतलब कर्मधारय समास हो जाएगा। जब वचन रूप की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कर्मधारय समास दिया गया है वह कार्य क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, वचन रूपी अमृत समास विग्रह होगा। और अब हम कैसे जानेंगे कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है, जब हम इसमें विग्रह करते हैं तो विग्रह पदों के मध्य उपमेय उपमान का संबंध होता है। क्या होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है। जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो, जैसे कमल के नयन, कमल नयन हो गया, महादेव, महान है जो देव, महादेव, ऐसे। तो ये हमारे क्या होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। इन्हें विग्रह करने पर हमें कैसे पहचानेंगे, दोनों पद के मध्य में जो के समान के आदि आता है, अगर के समान शब्द आता है उसका विग्रह करने पर, तो समझ जाइएगा कर्मधारय समास है। चलिए बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, क्या आप सभी लोग जान चुके हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। चलिए ये देख लेते हैं। प्रश्न हमारा बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है, सभी को कमेंट करके बताना है। चलिए ठीक है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई की शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्या सही दिया गया है, नहीं। क्यों सही नहीं दिया गया, क्योंकि जो केवल दे दिया गया ना, मैं केवल भाषाई शुद्धता पर, तो ऐसा नहीं कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर बल दिया जाए, तो ये हमें स्पष्ट नहीं हो रहा, तो यही हमारा सही नहीं होगा। बाकी अदर भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। कह रहा है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको परिवेश इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है तो भाषा अर्जित करने में आपको हेल्पफुल होगा, आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन कह रहा है कि भाषा सीखने में अन्य विषय का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप भाषा आपसे बनेगी तो अन्य विषय भी सीखने में आपको भाषा के माध्यम से हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, सभी लोग समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। बिल्कुल सही बात है। भाषा जब अर्जन करेंगे और भाषा जो अधिगम होता है, दोनों में अंतर होता है। तो तीन चीज़ें जान लीजिए कि भाषा समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, भाषा सीखने में अन्य विषय का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, और भाषा जन भाषा अधिगम में अंतर होता है। ये तीनों पॉजिटिव हैं। ये अगर पॉजिटिव पूछे जाएंगे तो ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए कार्य क्वेश्चन इसका ऑप्शन कौन सा कथन सही नहीं होगा, तो पहला हमारा सही नहीं होगा। बाकी सारे सही दिए होंगे, क्योंकि केवल ये भाषाई शुद्धता पर ही बल नहीं देता है। ठीक है, चलिए। और अधिकतर आप देख लीजिए जहाँ पे अगर एक ही ऑप्शन में केवल दिया गया तो वह नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष क्या होता है।
प्रदर्शन विधि पूछी गई है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट विधियां हैं, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष क्या है? निम्न स्तर के लिए उपयोगी है, अमनोवैज्ञानिक है, छात्रों की निष्क्रियता है, या सभी विषयों उपयोगी? ये सारे प्रश्न हमने प्रैक्टिस सेट में किया था। हिंदी के सारे जो पेडागोजी के प्रश्न आए हैं बहुत ही अच्छा हमने किया था। जो हमने नोट्स दिया था वो लगभग आपके 40% क्वेश्चन पूछे गए नोट्स से, ये याद रखिएगा। ठीक है, नोट्स पाना तो केवल व्हाट्सएप मैसेज करना आपको, बाकी डिटेल आपको मिल जाएगा। देखिए, प्रदर्शन विधि का एक ऐसी शिक्षण विधि होती है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप लोग यानी अध्यापक अध्यापिका लोग जो होते हैं, यानी ठीक है, टीचर जो होते हैं, छात्रों को कुछ करके या दिखाकर सिखाता है। प्रदर्शन मतलब क्या होता है? दिखाकर सिखाना। तो इस विधि का क्या दोष होता है? पहला ही दोष होता है इसका, होता है साधन सामग्री की आवश्यकता इसमें होगी, क्योंकि दिखाना पड़ता है। समय की आवश्यकता इसमें होती है, सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि सभी में प्रदर्शन करके नहीं दिखाया जा सकता है। कुछ छात्रों के लिए जटिलता भी होती है। ठीक है, तो ये हमारा निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी है, बिल्कुल सही कह सकते हैं। प्रदर्शन यानी छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, केवल दिखा के समझाना, इसलिए पहला ये दोष होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अमनोवैज्ञानिक हो, छात्रों में निष्क्रियता आती हो, ऐसा कुछ नहीं प्रदर्शन विधि में, लेकिन ये निम्न स्तर के लिए उपयोगी, इतना आप जान लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर रहता है, वह क्रिया कौन सी कहलाती है? वह कार्य कौन सा कहलाता है? जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर है, यह क्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? क्रिया का नाम बताना है। इसे हम कहते हैं निदानात्मक कार्य। जिस क्रिया में पता लगाया जाए कि बालक भाषा के क्षेत्र में कमजोर है, मतलब निदानात्मक बोलेंगे, या इसे भाषा दोष पहचान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? भाषा दोष पहचान। ठीक है, सभी लोग समझ गए? भाषा दोष पहचान एक ऐसा मूल्यांकन होता है जो यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि बच्चे को भाषा के किस क्षेत्र में कठिनाई हो रही है। ठीक है, चलिए सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी ब्रदर सिस्टर कमेंट करते रहिए। ये आपका अपना फैमिली है, टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक बालक के लिए भाषा विकास में सुनने की भूमिका निम्न में से कौन सी होती है? जब कोई बालक बालिका है, उसको भाषा विकास में सुनने की भूमिका से संबंधित प्रश्न। देखिए, सुनने की भूमिका मतलब दूसरों की आवृत्ति ग्रहण करेंगे। जब सुनेंगे तो दूसरों की आवृत्ति हम ग्रहण करेंगे। जानकारी जुटाने में सुनकर भी जानकारी जुटाई जा सकती है, एकत्रित किया जा सकता है, ये भी सही बात है। ध्वनियों का विभेदीकरण करने में, ध्वनियों का विभेदीकरण भी कर सकते हैं, सुनकर ही तो करेंगे। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिए गए बिल्कुल सही बात है कि एक बालक के लिए सुनने की भूमिका इनमें से कौन सी? सभी हो जाएगी। तीनों हमारी पॉजिटिव दी गई, इसलिए कार्य क्वेश्चन डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष और भाव पक्ष का ध्यान रखता है। तो निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से होता है? अब कला पक्ष का यहाँ पे संबंध पूछा गया है, सभी लोग बताइएगा। कला की बात कर रहे हैं। निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से है? चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा। सभी लोग तैयार हैं? रचना भाव पक्ष कला पक्ष होती है। तो जब हमें कला पक्ष की बात करते हैं तो रचना की सरलता और सजीवता आएगा। क्या आएगा? कला पक्ष के गुण की बात करते हैं तो यहाँ पे रचना और सरलता तथा सजीवता आ जाएगी। ठीक है, ये अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है? विभिन्न विषयों के अध्ययन में भाषा साध्य है, साधन है, बाधक है, उद्देश्य को पूरा करने में सहायक है। तो कई पेपर में पूछा गया है, कई सेट में पूछा गया है, कई बार आपको बता चुका हूँ। भाषा एक महत्वपूर्ण साधन होती है। क्या होती है? भाषा महत्वपूर्ण एक साधन होती है।
ना कि साध्य होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि में निम्न में से क्या होती है? देखिए, व्याकरण के लिए आगमन निगमन ही मानी जाती है, सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कई बार हम क्लास में बता चुके हैं, प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं, जब मॉडल पेपर में बता चुके हैं, कई बार जिक्र हो चुका है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। व्याकरण शिक्षण पाठ का प्रकार नहीं है। व्यवहारिक व्याकरण पाठ, प्रासंगिक व्याकरण पाठ, औपचारिक व्याकरण पाठ या अनौपचारिक पाठ? औपचारिक और अनौपचारिक पाठ दो ऐसे टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आता है। अनौपचारिक क्या होते हैं? जो निजी होते हैं, और जैसे हमारे सखी संबंधी हो जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक। तो व्याकरण शिक्षण पाठ का प्रकार व्यवहारिक व्याकरण पाठ होता है, प्रासंगिक व्याकरण पाठ होता है और औपचारिक व्याकरण पाठ होता है। ये अनौपचारिक में आपका व्याकरण शिक्षण नहीं हो सकता। ठीक है ना, सभी लोग समझ गए? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और आप लोगों का फीडबैक जानते हैं। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि आपके विद्यार्थी पाठ में आए गए शब्दों को ठीक से नहीं जान पा रहे। आपकी नियुक्त हो गई है, पहली बार विद्यालय ज्वाइन कर रहे हैं, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, और जो विद्यार्थी आपके पास नए आए हुए हैं पाठ में, तो नए शब्दों को ठीक से नहीं जान पा रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? आप क्या करेंगे? शब्दकोश देखना सिखाएंगे, शब्द का अर्थ खुद समझाएंगे, घर पर ही दिन पढ़ने को कहेंगे कि जाओ कल से पूरा दिन घर में पढ़ के आना। बच्चे के माता पिता को पढ़ाने को कहेंगे। अब बच्चा से नहीं बन रहा तो माता पिता से पढ़ाएंगे तो क्या बच्चे से बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। घर पर कह देना ये उचित नहीं है, शब्दकोश देखने के लिए कह दें उचित नहीं है। सबसे उचित क्या है? एक शिक्षक है, आपको पहली बार बच्चा आ रहा है, मतलब शब्द का अर्थ क्या करेंगे? खुद आपको समझाना है, खुद आप समझाएंगे। ठीक है, समझ गए दोस्तों? चलिए, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। और आपको पता, समावेशी कक्षा या समावेशी टॉपिक से प्रश्न आना ही आना, हिंदी में 2 से 3 प्रश्न आना कन्फर्म है। तो एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की जो समस्या होती है वह क्या होती है? कि विद्यार्थियों की योग्यता में भिन्नता होना, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न होना, उपयुक्त पाठ सामग्री का अभाव होना, या विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। देखिए, विद्यार्थी में असमान रुचि होंगी क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो ये तो कोई समस्या नहीं है। पाठ सामग्री का अभाव, तो ये भी हो कोई समस्या नहीं कह सकते समावेशी कक्षा में। विद्यार्थी की योग्यता में भिन्नता, तो व्यक्तिगत विभिन्नता होगी तो योग्यताओं में भी भिन्नता होगी, ये भी भाषा शिक्षण की समस्या नहीं है। तो बचता है कि उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो। अगर भाषा परिवेश का निर्माण नहीं आ रहा है तो भाषा शिक्षण की समस्या होगी। और भाषा परिवेश से संबंधित, भाषा शिक्षण संबंधित एक प्रश्न हम पेडागोजी का ऑलरेडी कर चुके हैं और हमने बताया भी था आप लोगों को, अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा, समझा होगा। अब बात करेंगे आपके गद्यांश की। गद्यांश कह रहा है, उत्कृष्ट गुण जो मनुष्य समाज में माननीय होता है, जिनके अभाव में सब ठौर निरादर पाता है और हेठा समझा जाता है, उनके कर्तव्य परायणता का होना गुण सोपान की पहली सीढ़ी है। तो गुण सोपान से संबंधित ये कोई आज पैसेज दिया गया है, इस पेपर में पूछा गया था गद्यांश से। अब आइए, इस गद्यांश का जिक्र हुआ है तो इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न भी कर लेते हैं। गद्यांश से प्रश्न है कि इनमें से धर्मनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? भाई, धर्मनिष्ठ का मतलब जिसकी धर्म में निष्ठा हो, तो ये हमें गद्यांश को देखना ही नहीं है, बिना देखे भी आप लोग अर्थ समझ जाएंगे कि धर्मनिष्ठ का अर्थ क्या होता है। जिसके धर्म में आस्था होगी वह धर्मनिष्ठ कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि धर्मनिष्ठ शब्द दे दिया गया, उसी से ग्रामर क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया। चलिए, क्या तैयार है अगले प्रश्न के लिए? अगला प्रश्न भी आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा, साथियों, उपयुक्त गद्यांश में किस शब्द युग्म का प्रयोग नहीं हुआ? तो अच्छे तरीके से देखेंगे आप लोग, इसमें देखेंगे भिन्न भिन्न का, अलग अलग, और इसमें कह रहा छोटे छोटे शब्द का नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे जब गद्यांश को, क्योंकि जब ये होता, हमें देखिए यहाँ पे भिन्न भिन्न शब्द दे दिया गया,
ठीक है। और भी शब्द आप देखिए थोड़ा सा, जब आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। और डबल शब्द होते हैं तो आसानी होती है, ढूंढना भी आसान होता है। ऐसा नहीं कि ढूंढना आसान नहीं होता है, ढूंढना भी आसान होता है। अलग अलग हो गया, भिन्न भिन्न हो गया, ठीक है। और देखिए सभी लोग अच्छे तरीके से। लगता है हमारी आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्या भैया? हमें तो नहीं दिख रही दो के अलावा। क्या आप लोगों को दिख रहा है? कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, दो से ज़्यादा क्या दिख रहे हैं। चलिए चश्मा लगा लेते हैं, चश्मा लगा के देखें, शायद एक और निकल के आ जाए। जब एक निकल के आ जाएगा तो हमारा उत्तर भी निकल कर आ जाएगा। चलिए उत्तर आ चुका है, यानी कि हमने भिन्न भिन्न पढ़ा, अलग अलग पढ़ा, और भी दिया गया कहीं, लेकिन छोटे छोटे हमने नहीं पढ़ा। और भी दिया गया है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं दिया हो गया। और लेकिन छोटे छोटे नहीं दिया गया है। ये ESV का कहना है कि छोटे छोटे नहीं दिया गया है, इससे हमने छोटे छोटों को आंसर सही मान लिया है। चलिए हम भी भाई ESV का साथ देते हैं, उन्हीं का आंसर मान लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार उत्कृष्ट गुण जो मनुष्य समाज में माननीय होता है, उत्कृष्ट गुण जो मनुष्य समाज में माननीय होता है, जिनके अभाव में सब जो है ठौर निरादर पाता है और हेठा समझा जाता है, उनके कर्तव्य परायणता का होना। ये पहली लाइन से प्रश्न कौन सा कहलाता है? तो कर्तव्य परायणता का होना हमने पढ़ा था। यहाँ पे कौन सा होना कहलाता है? यहाँ पे दिखा है गुण सोपान की पहली सीढ़ी है। क्या कह रहा है? गुण सोपान की पहली सीढ़ी है। तो प्रश्न में देखिएगा किस ऑप्शन में दिया गया है, गुण सोपान की पहली सीढ़ी है, पहला ही ऑप्शन दिया गया था, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बिन हमें कई सारी चीज़ें होती हैं, हम इसलिए गद्यांश को पढ़ लेना चाहिए पहले से ही। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार इनमें से कौन सा कर्तव्य परायणता भी भरपूर हो सकता है? जो अपने समय को ठीक करना और पालन करना जानता हो, अपने समय को बेजा न खाता हो। बेजा मतलब बुरा, एक बेजा शब्द है हिंदी का, तो बेजा मतलब होता है बुरा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसलिए गद्यांश को पढ़ना चाहिए ताकि आप लोग फटाफट सही आंसर कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, एक ग्रामर से संबंधित प्रश्न है। निम्न में से विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है। विद्वान को हम क्या बोलते हैं? विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी हो जाएगा। कई जगह पूछा गया प्रश्न, और ऐसे प्रश्न ज़्यादातर आपको पूछे ही जाते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है, एक वाक्य वाले प्रश्न आते ही आते हैं। निंदा करने योग्य के लिए एक शब्द का चयन करिए। तो निंदा करने योग्य को हम क्या बोलेंगे? अनिंदित बोल नहीं सकते, अनुकरणीय भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अनुकरण करने वाले को बोलेंगे। निंदा करने योग्य को हम निंदनीय बोलेंगे। ये बिल्कुल निंदनीय बात है, ये निंदा करने की बात है। हम इसको निंदा करते हैं, हम निंदनीय करते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने भाषण देते हुए आपने सुना भी होगा। इनमें से कर्तव्य परायणता में कौन सा समास होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें से कर्तव्य परायणता में समास होगा, कर्तव्य परायणता तत्पुरुष समास हो जाएगा। कैसे होगा? कर्तव्य परायणता का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना, कर्तव्यनिष्ठ होना। किसके? कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना। और कर्तव्य और परायणता ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, दो नया अर्थ बन रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। जहाँ उत्तर पद परायणता हो जाएगा और प्रधान पद इसका क्या होगा? कर्तव्य हो जाएगा। सभी लोग समझ गए, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार पुत्र के लिए माता पिता की सेवा और अपनी सब कमाई उनको अर्पण करना और अपने छोटे तथा असमर्थ भाइयों और कुटुंब को पालना पोषना, अपने छोटों भाइयों और कुटुंब को पालना पोषना किस कर्तव्य में कर्म होता है?
तो ये सभी लोग जानते हैं हिंदुस्तान में ही हो सकता है। हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहाँ ऐसी चीज़ें होती। अब काव्यांश पढ़ेंगे। कोकिल अति सुंदर चिड़िया है, सच कहते हैं अति बढ़िया है। जिस रंगत के कुंवर कन्हाई, उसने भी वह रंगत पाई। बौरों की सुगंध की भांति, कुहू कुहू यह सब दिन गाती। मन प्रसन्न बोल मनोहर, मीठी तान कान में ऐसे। मन प्रसन्न होता है सुनकर इसके मीठे बोले मनोहर हैं। मीठी तान कान में ऐसे, आती है बंसी धुन जैसे। अगला है, सिर ऊंचा कर मुख खौले हैं, कैसी मृदुबानी बोले हैं। इसमें एक और गुण भाई, जिससे यह सबके मन भाई। इसके एक और गुण है भाई, जिससे यह सबके मन में भाई। यह खेतों के कीड़े सारे, खा जाती बिन विचारे। मतलब हम कह रहे हैं आपसे प्यारे। प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारे प्यारे बहनों, हम आपसे कह रहे हैं, इस चिड़िया का नाम कोकिल है। इस चिड़िया का नाम कोकिल है। चलिए साथियों, कोकिल से संबंधित अब प्रश्न पूछेंगे। जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। साथियों, प्रश्न पूछा गया था कि पंक्तियों की रचयिता का नाम बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं पंक्ति की रचयिता का नाम, पोएट का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। साथियों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी मेरे प्यारे में शिक्षा बंधु दिया गया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा सर्वोपरि रहिएगा। हमेशा सारी चीज़ें अपने देश के प्रति हमेशा खड़े रहिएगा। साथियों, शिक्षा ही प्रकाश है, शिक्षा से सब कुछ बदला जा सकता है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वह दहाड़ता है। तो आप अवश्य इसका सेवन कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों में संदर्भ में कन्हाई पूछा। कन्हाई एक शब्द आया है और इसका अर्थ पूछा गया। कन्हाई मतलब इसका अर्थ होता है कृष्ण। कन्हाई शब्द आया है, कन्हाई का मतलब होता है कृष्ण। जैसे यहाँ पे दिया गया ना, जिस रंगत के कुंवर कन्हाई, उसने भी वह रंगत पाई, दिया गया ना, बस इसका अर्थ हमारा कृष्ण से संबंधित हो जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के मीठे बोल मनोहर, मीठी तान कान में ऐसे आती, जैसे बंसी धुन। अब यहाँ पे देखिए, केवल एक शब्द आपको ढूंढना है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको पद्यांश को देखना है कि मीठे बोल मनोहर। मीठे बोल मनोहर के पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे, इसके मीठे बोल मनोहर। इसके मीठे बोल मनोहर, तो किसके मीठे बोल मनोहर? इसके मतलब पहले लाइन में क्या दिया गया था, कोकिल शब्द आया था। इसके मतलब कोकिल के मीठे बोल मनोहर है। जब कोयल बोलती है तो उसका बोल कैसा मीठी लगती है, कुहू कुहू कुहू, ऐसे बोलती है ना, बहुत ही मीठा बोलती है। और अक्सर हम देखते होंगे, जब भी आप देखते होंगे बगीचे में कोयल बोलती है, हमारा भी मन पड़ता है, उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। वहाँ से कोयल बोलेगी कुहू कुहू, तो आप लोग भी क्या प्रतिक्रिया करेंगे, आप लोग भी बोलते हैं, हमारा ऐसा मन अंदर से इच्छा होती है। ठीक है, ऐसे पंक्ति में चर्चाएं की गई हैं, बात की गई है। अब बात करते हैं साथियों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत से प्यारा सा प्रश्न है कि लोकोक्ति में कह रहा है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ है। इसका अर्थ पूछा गया है। तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ का अर्थ क्या होता है? मतलब बड़े लोगों के बीच छोटों की दुकान सुनना। बड़े लोगों के बीच छोटों की कौन सुनता है? इसी को कहते हैं नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ठीक है, सभी लोग समझ गए? चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न बहुत ही प्यारा सा है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि उपरोक्त पद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें एक गुण ऐसा है, इस पर बताइए, किसमें एक ऐसा गुण है जिससे यह सबके मन को भा जाती है? तो कोयल कोकिल में कैसा ऐसा मन, किसके मन में ऐसा है? कोयल के है, मयूर के है, मृग के है, किरण के है। तो सभी लोग जानते हैं कोयल ही ऐसा है जो मन को भा जाती है, और हमारा भी मन उसी तरह बोलने का मन करता है, तो वही कोयल है, कोकिला।
ठीक है। इसलिए स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को उनका नाम दिया गया है, कोकिला का नाम, क्योंकि उनके गाने ही ऐसे होते थे। ठीक है, उनके कोकिला जो हमारे सिंगर हैं, स्वर लता जी हैं, उनके गाने ही बहुत ही अच्छे हैं। जब सुनते थे उनकी आवाज़ इतनी मीठी थी, एकदम साफ नज़र आती थी। वह खूब लड़ी मर्दानी जो झांसी वाली रानी थी, ये मैंने सुना था, बहुत अच्छा, मतलब मीठी आवाज़ उनकी है। ठीक है, मनोहर शब्द में संधि पूछी गई है, तो मनोहर में कौन सी होगी? तो विसर्ग संधि आ जाएगी। कहीं मन है धन हर, इसमें हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मनोहर में संधि होगी। सभी लोग बताइए कौन सी होगी? मनोहर में संधि होगी। आप सभी को कमेंट करना ही पड़ेगा। चलिए कमेंट कीजिएगा। मनोहर, मन है धनहर, क्या हो जाएगा? मन है शब्द आएगा, धनहर शब्द आ जाएगा, और ये हमारा मनोहर बन जाएगा। संधि विसर्ग संधि कहला जाएगी। 2 प्रश्न इस पेपर के बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं और आपकी तैयारी लाजवाब चलती रहेगी। शांत रस का स्थायी भाव, रस का भी स्थायी पूछा गया है। रस हमारे होते हैं, ठीक है, तो शांत का निर्वेद होता है, सभी लोग जानते हैं। और सभी रसों का स्थायी भाव जो है आप लोगों का पता होना चाहिए। सभी रसों का स्थायी भाव आप सभी की जानकारी में होना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे जो दिया गया रति, अगर रति दिया जाता है, ठीक है, अगर रति दिया जाता है तो रति में कौन सा होता है? रति किसका है? श्रृंगार का है। ठीक है, अगर शोक दिया जाता है, शोक किसका होता है बताइए? शोक किसका हो जाएगा? करुण का हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। भय अगर आता है तो भय हम किसके बोलते हैं? भयानक का भय हो जाएगा। ठीक है, और शांत का निर्वेद तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए इस पेपर का लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं क्या पूछा गया। निम्न में से एक ऐसा माध्यम बताइए जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकता है। देखिए ऐसा माध्यम, जब हम और आपको विचार ही माध्यम हो रहे हैं ना, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप कमेंट के द्वारा कर रहे हैं, तो जब विचारों का आदान प्रदान हो रहा है तो किसके द्वारा हम कर पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं रेडियो के द्वारा तो नहीं कर रहे हैं, ना लिंगोफोन के द्वारा, ना ही समासिक विक्रय के द्वारा, तो हम भाषा के द्वारा कर रहे हैं। तो भाषा के माध्यम से ही विचारों का आदान प्रदान होता है, शब्दों का आदान प्रदान होता है। तो सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से? चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। अब 30 में से आप लोगों की क्या स्कोर रहा है, सभी को कमेंट करना है। सारे हम पेपर सॉल्व करेंगे, इसके बाद क्लास करेंगे। ठीक है, क्लास करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, मॉडल प्रिपेयर करेंगे, शिक्षक बनेंगे और अपने सपने को साकार करेंगे, माता पिता के सपने को साकार करेंगे। जो सवाल उठ रहे हैं ना, आपके इधर उधर देखते होंगे सवाल उठते रहते हैं, उन सवाल का सभी को जवाब देना है। और जवाब कैसे देना साथियों? मेहनत करके जवाब देंगे। और कह दीजिएगा कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। अभी जो आप संघर्ष कर रहे हैं, जीतने के बाद ये सब कुछ पॉजिटिव में बदल जाएगा, सकारात्मक बदल जाएगा। और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।